उमानाथ सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नया सत्र 2020 और 21 की शुरुआत हो गई है और मैं कक्षा 12 हिंदी विषय का अध्यापक आप लोगों को हिंदी विषय का अध्यापन कराऊंगा। सबसे पहले किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले हम उस विषय के पाठ्यक्रम को जान लेना अति महत्वपूर्ण होता है। जैसा आपको पता है, आप हिंदी आधार जिसकी कोड संख्या 302 है, आपके सिलेबस के अंतर्गत 3 खंड आते हैं। प्रथम खंड के अंतर्गत अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आते हैं। खंड ख से आपको हिंदी रचनात्मक लेखन आता है और खंड ग से आपको 2 पाठ्य पुस्तकें चलती हैं। पहला कौन? आरोह भाग 2 और वितान। तो सबसे पहले हम आरोह भाग 2 को शुरू करते हैं। आरोह भाग 2 में 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। सबसे पहले हम काव्य खंड की शुरुआत करते हैं, ठीक। और इसमें काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम अध्याय आपका है हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है आत्मपरिचय, जो निशा निमंत्रण एक गीत से ली गई है। सबसे पहले इस आत्मपरिचय कविता को पढ़ने से पहले हम लोग हरिवंश राय बच्चन के जीवन के विषय में कुछ जान लें और शुरुआत करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका जीवन बहुत ही अभाव से बीता था। इनको हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अब एक बात आपके दिमाग में आएगा, हालावाद है क्या? जब हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जब हम आते हैं, तो आधुनिक काल भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और उसके बाद छायावाद और प्रगतिवाद, और यही छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में हालावाद का उदय होता है। अब ये आपके दिमाग में आएगा एक चीज कि ये हालावाद है क्या? हालावाद क्या है? एक व्यवस्था का विरोध है। उनके अंदर एक रोष है, एक विरोध है, उसको कवि अपने गीत के माध्यम से व्यक्त करता है। सबसे पहले हम आते हैं इनके जो है काव्य कृतियों पर। हरिवंश राय बच्चन ने कुछ काव्य संग्रह लिखे हैं, जैसे मधुशाला, मधुमाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा जो इनकी है 4 भागों में विभाजित है। नंबर 1, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और इन्होंने कुछ चीजों का अनुवाद भी किया है, क्योंकि ये जो है उमर खयाम की मधुशाला का इन्होंने अनुवाद किया है और जनगीता का अनुवाद किया है, मैकबेथ का अनुवाद किया है। इन्होंने डायरी शैली में एक डायरी भी लिखी है और जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। इनको कुछ पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी 1968 में इनको 2 चट्टान काव्य संग्रह के लिए इनको क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और इनको 1991 में 10 द्वार से सोपान पर जो है इनको सरस्वती सम्मान दिया गया और इनको जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1942 से 52 तक इन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी में विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने कार्य किया। और मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम के का मस्ताना पर इनकी काव्य में देखने को मिलता है। 18 जनवरी सन 2003 को इनका मुंबई में निधन हो गया। अब आइए हम लोग इनकी एक कविता है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय के विषय में पढ़ना है। एक चीज उससे पहले आप लोग जान लीजिए, इनको आत्मानुभूत का कवि भी कहा जाता है और हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं आत्मपरिचय क्या है। यहाँ उनकी आत्मपरिचय गीत निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है। आत्मपरिचय कविता कवि बच्चन ने अपना स्वयं का परिचय दिया है। उनका मानना है कि स्वयं को जानने की अपेक्षा संसार को जानना सरल है।
होने के कारण समाज में रहता है और समाज के साथ उसका सुख दुख अच्छे बुरे आदि का संबंध होता है। वह संसार में अनेक कष्ट मिलने पर भी वह संसार से मुक्त होना चाहता है। संसार से पूरी तरह क्या है, उदासीन है। आत्म परिचय कविता में कवि अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह संसार में या सांसारिक जीवन में कष्ट के लिए घूमता है। सांसारिक कष्ट झगड़े झमेले उसके जीवन के क्या हैं, एक हिस्से हैं, वह हिस्से हैं। फिर भी वह जीवन में क्या है, प्रेम को महत्व देता है और अपने अंदर प्रेम का संचार करता है। और फिर वह कहता है इस प्रेम के कारण उसका जीवन क्या हो गया, संगीतमय हो गया है और उस संगीत के तार को यदि कोई छूता है तो वह झंकृत हो उठता है। कवि का मानना है यह संसार क्या है, अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि यहाँ प्रेम का अभाव है। यह अधूरा संसार उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपने सपनों के संसार को लिए फिर रहा है। ठीक, और प्रेम की अग्नि में जलता हुआ वह सुख और मस्तानापन का भाव अपने अंदर लिए हुए फिर रहा है और वह संसार रूपी भव सागर से उस पार उतरने का उसके अंदर अभिलाषा है। वह अपने जीवन को नाव बनाकर संसार रूपी लहर से पार होना चाहता है, भव सागर से पार होना चाहता है। उसे प्रेम की चाह बाहर से तो प्रसन्न रखती है कि आंतरिक रूप से वह क्या है, बहुत दुखी। और इसी में आगे का कहता है इस संसार में अनेक साधकों ने सत्य को जानने का प्रयत्न किया, लेकिन किसी को सत्य की कोई पहचान नहीं है। उसके सत्य के जानने का अभिप्राय है कभी संसार में वही लोग ना समझ हैं जो सत्य जानना चाहते हैं। इसीलिए उसने तो सीख लिया है कि व्यर्थ के झमेलों में पड़ना बेकार है, स्वयं को जानना और प्रेम में मस्त रहना ही असली सत्य की पहचान है। आगे वह कहता है, वह अपना परिचय देते हुए कहता है दुनिया में उसका संबंध प्रीति और कलह का है। उसका जीवन क्या है, एक विरुद्धों का सामंजस्य है और यह आत्मपरिचय कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। कवि कहता है, कवि की क्या है, उन्माद में दुख है, रोदन में राग है और शीतल वाणी में आग है। अर्थात वाणी तो शीतल है उसकी, लेकिन उसके क्या, वाणी शीतल होने के कारण और लेकिन अंदर से उसके अंदर एक अग्नि है। कैसी अग्नि? प्रेम रूपी अग्नि है, जिस उस रहस्यमय सत्ता को जानने का वह प्रयास करता है। उसके जीवन में मस्ती और दीवानगी आती है, वह इस संसार में मस्त रहने का संदेश देता है। ये इस कविता का केंद्रीय भाव हुआ। अब हम आते हैं कविता की जो है व्याख्या करते हैं। सबसे पहले कवि कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी कवि कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन से क्या मिलता है? कवि ने कहा मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन से क्या अभिप्राय है? जग जीवन से अभिप्राय सांसारिक गतिविधि अर्थात दुनियादारी सांसारिकता का भार लिए है। सांसारिकता क्या है? दुख सुख तमाम झमेले हैं, सब कुछ लेते हुए भी। और झंकृत मतलब क्या होता है? झंकृत का अर्थ होता है हिला कर रख देना, झकझोर को कर लेना, तारों को बजा देना, ठीक। और छू कर मतलब स्पर्श कर, भार मतलब होता है बोझ। कवि कहता है कवि के लिए जग जीवन के भार से आशय है सांसारिक नातों का दायित्वों को निभाने के लिए का दायित्व न चाहते हुए भी वह अपने मन में लिए हुए है। फिर भी कवि कहता है, फिर भी द्वारा कवि कहना चाहता है कि सांसारिक रिश्ते और नातों का बोझ बहुत बड़ा और उबाऊ है। उन्हें पूरा करते व्यक्ति का प्रेम क्या हो जाता है,
सांसारिकता का बोझ लिए है, फिर भी अपने मन में उस प्रेम को लिए हुए फिर अपने मन में लिए हुए फिर रहा है। कर दिया किसी ने झंकृत छूकर, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि कहता है किसी के प्रेम से उसका हृदय क्या है, झंकृत हो गया, अर्थात एक प्रकार का झंझनाहट उसके मन में हो गई है। उसकी सांसों में जो प्रिय बसा हुआ है वह सांसारिक बाधाओं के चलते प्रेम नहीं दे पाता, फिर भी उसकी कामना वह करता है। किसी प्रकार वह अपने प्रिय को वह अपना प्रेम प्रदान कर सके। कवि आगे कहता है मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ तक किसी के प्रिय का प्रतीक है, वह प्रेमिका हो सकती है, वह रहस्यवादी सत्ता हो सकती है, जिसके माध्यम से वह अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहता है और उसी की यादों के तार ने उसको छूकर झंकृत कर दिया है, उसके अंदर क्या कर दिया, एक प्रकार का प्रेम पैदा कर दिया है। ठीक, ये तो इस पद की व्याख्या हुई। अब सबसे पहले क्या, काव्य की शुरुआत करने से पहले मैंने व्याख्या बताई, सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या होता है,